ये सोरस का शोर है, क्योंकि घुसपैठियों का जोर है। कि आजकल ज्ञानेश जी गुप्ता जी हैं, इस बात पर शर्मा जी आपका बड़ा जोर है। गुप्ता जी हैं इसलिए कर रहे हैं क्या ये सब? नहीं, 20 साल से आप लोग क्या पकौड़े तल रहा था इलेक्शन कमीशन। देखिए, वोट चोर कहना तो गलत है और वोट चोरी करना सही है। वो गया और राहुल जी दिल्ली के में भी नाना यही तक क्यों किया बार बात पर आप लोग पहुंचते हैं? नेहरू जी पर वो जो अब गांव में अगर ये हो अरे। कि कुछ लोग कहते हैं ना, मुझे खाना नहीं अरे मिला तो मुझे जाके मेज गिरा देनी है कि कौनो दूसर ना खावे पाए। तो एक कहावत होती ना कि पी ना पाए तो ढरकाए जरूर दो, मतलब पानी में क्या है। ये तीन बिगड़े दिल शहजादे हैं, राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, अखिलेश जी, जो प्रॉब्लम चाइल्ड रहे हैं अपने माता पिता के लिए। अब कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा को पकौड़ों में कुछ खास दिलचस्पी है, क्योंकि डिबेट में वो हमेशा पकौड़े तलने की बात करते रहते हैं। खैर, मैं यहाँ आज पकौड़े पर बात नहीं करूंगा। उनके सामने आज डिबेट में थे सुधांशु त्रिवेदी, और सुधांशु त्रिवेदी ने आज के डिबेट में 3 शहजादों की बात की। वो 3 शहजादे कौन है, क्या करते हैं, और उनके बारे में सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा, चलिए देखते हैं इस डिबेट वीडियो में। कहते थे पहले चौकीदार चोर है, अब कहते हैं कि वोट चोर है। तो मैं कहना चाहूंगा कुछ नहीं है जनाब, ये सोरस का शोर है, क्योंकि घुसपैठियों का जोर है। फिर कह रहा हूं, घुसपैठियों का जोर है, ये सोरस का शोर है। और दर्शक सोरस न समझ पाए हो तो कहना चाहूंगा ये वही जॉर्ज सोरस है जिसका एलानिया वीडियो अवेलेबल है कि मैंने $1 बिलियन रखे हुए हैं, यानी 8,000 करोड़ रुपए रखे हुए हैं भारत में मोदी की सरकार को हटाने के लिए। आलोक शर्मा जी, तो आप मुझे लगता है जो नड्डा जी ने कहा है, प्रबुद्ध दर्शकों को ज्यादा गहराई से, गंभीरता से इस समस्या को समझना चाहिए। और नवल किशोर जी इसको समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तेजस्वी जी को बताएं, और समझ रहे हैं तो देश के साथ आलोक जी और नवल किशोर जी बहुत गहरा और खतरनाक खेल खेल रहे हैं। बात तो सही है। ठीक है आलोक शर्मा जी, उनका यह आरोप है कि वोट चोरी का इल्जाम, राफेल में चौकीदार चोर है से आप वोट चोरी के इल्जाम पर आए हैं। आप इसके जरिए अराजकता देश में फैलाना चाहते हैं। ये सोरोस का शोर है और घुसपैठियों का जोर है। और इसी के साथ साथ एक सवाल यह भी है कि महाराष्ट्र के फैसले के बाद वहां पर जो 6 लाख एक्स्ट्रा वोटर्स की बात थी, उसमें भी मुंह की खानी पड़ी है। 4 जो विधानसभा सीटें हैं उसमें संजय कुमार जी ने भी अपना ट्वीट वापस लिया है, क्योंकि देखिए कितनी बड़ी खाई थी। पहला नंबर का जो ग्राफिक्स हम दिखा रहे हैं कि दावा था हिंगना सीट पर 43% वोटर बढ़ने का, वहां 6% से बढ़े थे। ऐसे ही 47% बढ़ने का दावा था नासिक पश्चिम में, वहां 6% बढ़े थे। और वैसे ही दावा रामटेक में था 38% नीचे होने का, वहां 3.5% नीचे हुए थे। और दावा देवलाली की सीट पर भी गलत साबित हुआ है। तो क्या ये कुल मिलाकर देश में लोगों की आंखों में धूल झोंकने की प्रक्रिया है? देखिए, मुझे लगता है अराजकता कौन फैलाता है वो तो इनके एक सांसद हैं, उन्होंने ही बता दिया था, निशिकांत नाम है उनका, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत में जितनी भी अराजकता है उनको फैलाने के लिए जिम्मेदार है। उन्हीं का ऑन रिकॉर्ड वक्तव्य था। संदेह कौन फैला रहा है, तो संदेह मुझे लगता है कि अनुराग ठाकुर फैला रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने तो हमसे भी ज्यादा, हमने तो केवल 1 विधानसभा के आंकड़े दिए थे, उसमें तो उन्होंने तो 6 लोकसभा के आंकड़े तुरंत कहां से लाकर दे दिए नहीं पता है। राफेल की जांच होती, और राफेल की जांच किसने नहीं करवाई वो पूरा देश जानता है, क्यों नहीं जांच हो पाई। और राफेल पर और तमाम चीजों पर क्लीन चिट देने वाले लोग कहां चले गए, वो जज साहब, वो भी पूरा देश जानता है। आज का विषय वो नहीं हमारा था कि एसआईआर के ऊपर क्या सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है कि 65 लाख लोगों के नाम आप उस पर वेबसाइट पर डालिए, क्या अराजकता का फैलाने का काम सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है? क्या संदेह सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है? जो इलेक्शन कमीशन भागता घूम रहा था कि 65 लाख लोगों के हम नाम नहीं बताएंगे, और सुप्रीम कोर्ट की जब लताड़ लगी तो उन्होंने सब कुछ बता दिया। वो जो 000 के नाम के एड्रेस के जो एंट्री हुई है वो भी क्या कांग्रेस नहीं की है? फादर का नाम ABCD और LJF किया है, वो भी कांग्रेस नहीं किया है क्या? अरे भाई, पूरा देश आज पूरी तरह से सब कुछ समझ चुका है। जिस तरह से अज्ञानपूर्ण ज्ञानेश गुप्ता जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी पूरे देश ने देखी। उन्होंने कौन कौन सी बातें कही, हमने प्रोसेस और टाइमिंग के ऊपर सवाल उठाए, वो पता नहीं कौन सी शायरी करके चले गए। अरे भाई, 2023 में कोई केस नहीं होगा इलेक्शन कमीशन वालों के ऊपर, ये कानून हम तो नहीं लाए थे। 2025 में वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं देंगे, ये तो हम नहीं लाए थे। ये इतना अज्ञानतापूर्ण तर्क हमने तो नहीं दिया। 2 बातें, एक तो जो ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं ये टूल किट है आपका, आप भ्रम पैदा करना चाहते हैं। एक के बाद एक आंकड़े गलत साबित हो रहे हैं। वो महिला है, वो सामने आकर कह रही है कि मुझसे कहा गया था कि जाके सामने में बोलो कि नाम नहीं है।
फिर बीएलओ ने दिखा दिया कि आपका नाम तो आगे है। तो आप लोग भ्रम फैला रहे हैं वोटर के मन में जानबूझकर। और दूसरा कि आजकल ज्ञानेश जी गुप्ता जी हैं, इस बात पर शर्मा जी आपका बड़ा जोर है। गुप्ता जी हैं इसलिए कर रहे हैं क्या ये सब? नहीं, मुझे लगता है कि किसी का नाम अगर पूरा है तो देश को जानना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या समस्या है? आप भी अंजना ओम कश्यप है, मैं आलोक शर्मा, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। वापस आता हूं। देखिए, हम चाहते हैं कि कुत्तों का प्रमाण पत्र ना बने, उनका निवास का प्रमाण पत्र, और ट्रंप का वोट बिहार में ना बने। हमारा केवल इतना कहना है। हमारा केवल इतना कहना है कि जब फॉर्म भरे गए थे उसके आंकड़े सही थे, देश की जनता को पता चले। 2 फॉर्म देने थे, क्या 2 फॉर्म दिए गए? और क्या मौसमी सिंह ने जो तमाम रिपोर्ट आज तक पर दिखाई है, क्या वो भी सब हमारे कहने से दिखाई है? क्या जिस तरह से मरे हुए लोग जो मृत घोषित कर दिए गए, वो लोग राहुल गांधी जी के साथ आकर चाय पी रहे हैं, क्या वो भी अभी मृत अभी जिंदा हुए हैं? क्या फॉर्म 6 का दुरुपयोग नहीं हुआ है? क्या 65 लाख जो वोट काटे गए थे उसको सुप्रीम कोर्ट में डिनाई किया था कि नहीं, कि हम लिस्ट नहीं बताएंगे? क्या 20 साल से मृतकों के नाम नहीं काटे गए, ये भी कांग्रेस ने किया है क्या बिहार के अंदर? जैसा कि ज्ञानेश गुप्ता जी ने बताया कि 22 लाख जो वोट है वो 20 साल में जिनकी डेथ हुई है उनके नाम हमने काटे हैं अभी। तो भाई, क्या 20 साल से आप लोग क्या पकौड़े तल रहा था इलेक्शन कमीशन? देखिए, वोट चोर कहना तो गलत है और वोट चोरी करना सही है, वोट की डकैती डालना सही है। ये बड़ी अजब बात है। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने गड़बड़ी की है वो लोग घबराए हुए हैं। हम तो अभी भी पूछ रहे हैं कि बिना फोटो के लिस्ट क्यों अपलोड कर रहे हैं आप? किसके इशारे पर कर रहे हैं? क्या इलेक्शन कमीशन का सर्वर बीजेपी के हाथ में तो नहीं है? क्या बीजेपी के लोग ही इलेक्शन कमीशन के सर्वर तो नहीं चला रहे? बार बार संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है। अरे भाई, अभी संवैधानिक संस्था का भंडाफोड़ किसने किया? इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में भंडाफोड़ हुआ। एक पंचायत के चुनाव में गड़बड़ जो सरकार करवा सकती है या इलेक्शन कमीशन के नीचे हो सकता है, 5 ईवीएम खुली और नतीजा बदल गया 2 साल के बाद। इसलिए इलेक्शन कमीशन क्योंकि संवैधानिक संस्था, उस पर सवाल मत उठाइए। आपसे सवाल करें तो आप धमकी देंगे कि 1 हफ्ते का समय दीजिए। क्या एलओपी संवैधानिक पद नहीं है? अरे भाई, जिस तरह से आप वोट काट रहे हैं, जिस तरह से आप आंकड़े देने से छुपा रहे हैं, जिस तरह से सरकार इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को बचाने के लिए तमाम कानूनों में बदलाव कर रही है, उससे तमाम सवाल खड़े होते हैं। अगर मान लीजिए महिला ने आकर अपना वक्तव्य बदल दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन पाक साफ हो गया। और राहुल जी ने क्यों बात पर आप लोग पहुंचते हैं? नेहरू जी पर जो सिंधु जल संधि को लेकर भी उनका सवाल था और प्रियंका जी ने भी उस पर यही कहा कि एसआईआर पर जवाब नहीं है, तो वहां पहुंच रहे हैं आप लोग। देखिए, वो एक अलग विषय, उस पर भी जवाब देंगे। आलोक शर्मा जी ने कहा नाम बदलने में क्यों, असली नाम बताने में क्या है? ज्ञानेश कुमार जी का ऑफिशियल नाम ज्ञानेश कुमार है, कोई बात नहीं। आपको लगता है कि वो ज्ञानेश गुप्ता बोलना चाहिए, तो मैं भी कहना चाहूंगा नाम बदलने के सबसे ज्यादा महारत तो आपके यहां है भैया। ये जवाहरलाल कौल जी जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं, फिर मरहूम फिरोज साहब फिरोज गांधी हो जाते हैं, और आली मोहतरमा एंटोनियो माइनो सोनिया गांधी जी हो जाती हैं। कैसी लगी आगे स्वाद? फिर सबके नाम लीजिए ना, सही सही। अगर इतने शौक चल रहा है कि मुझे सबके असली नाम लेने हैं, तो साथ सबसे ज्यादा समस्या तो आपके नाम में काम तमाम होने की संभावना है। इसलिए बहुत सोच समझ के नामों पे बात करनी चाहिए। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं। देखिए अंजना जी, इन लोगों को कोई भी टेक्निकल चीज समझाइए, समझने वाले नहीं है। तो मैं दर्शकों को एक सिंपल बात बताना चाहता हूं। जब इनकी सरकार थी 2014 में 282 सीटें आई थी मोदी जी के नेतृत्व में, कि नहीं बोलिए हाँ या ना? 36% वोट भाजपा को मिला। उत्तर प्रदेश में 90% सीटें और बिहार में 90% सीटें हमने जीती थी, 73 और 36 आपकी सरकार रहते हुए जीती है। इतना प्रचंड जन समर्थन मिला है। और मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, 2014 में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो शक्ति और लोकप्रियता थी, वो आज बढ़ी है या नहीं, हां या ना? हमारा संगठन का विस्तार हुआ है, हमारा भौगोलिक विस्तार हुआ है, हमारा सामाजिक विस्तार हुआ है, हमने गरीब कल्याण की जो योजनाएं दी हैं उससे लोग जुड़े हैं, हमारे कार्यकर्ता जुड़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक यह बात दिखाई पड़ती है। और तमाम सर्वे आज तक जितने हुए हैं 2014 ऑनवर्ड, सब में मोदी जी ज्यादा है। तो इन सारे प्रोसेस में आलोक जी इलेक्शन कमीशन का ही नहीं है। ये आंखों देखा दिखाई पड़ रहा है कि भाजपा ने जो जन समर्थन का विस्फोट हुआ था 2014 में, वो निरंतर बढ़ते बढ़ते इस सीमा तक पहुंच रहा है। अब समस्या क्या है मैं आपको बताऊं अंजना जी,
इन लोगों की, तेजस्वी जी, राहुल जी या अखिलेश जी की स्थिति जानते क्या है? अब गांव में अगर ये हो कि कुछ लोग कहते हैं ना, मुझे खाना नहीं मिला तो मुझे जाके मेज गिरा देनी है कि कौनो दूसर ना खावे पाए। तो एक कहावत होती ना कि पी ना पाए तो ढड़का जरूर दो, मतलब पानी मैं नहीं पी पाऊंगा, दूध या लस्सी छाछ मैं नहीं पी पाऊंगा तो गिरा देना है। तो आज स्थिति क्या है कि ये एक पुराना गाना था अंजना जी, होंगे राजे राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे, और सिंहासन पर हम जा बैठे जब जब करे इरादे। मगर समस्या क्या है, ये 3 बिगड़े दिल शहजादे हैं, राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, अखिलेश जी, जो प्रॉब्लम चाइल्ड रहे हैं अपने माता पिता के लिए। अब ये बिगड़े दिल शहजादे सिंहासन पे जब बैठने की कोशिश कर रहे थे, एक चाय वाला व्यक्तिगत टिप्पणियां मुझे नहीं लगता कि उचित होती और हैं। ऐसा उसने मट्ठा कर दिया है कि इनके दिल की नाकाम हसरतों का जनाजा दिल में लिए हुए ये वैसे छटपटा रहे हैं जैसे मछली छटपटाती है पानी के बिना। कांग्रेस वैसे ही छटपटाती दिख रही है, क्योंकि आजादी के बाद से आज तक, और मैं कहूं अंग्रेजों के जमाने से आज तक, सबसे लंबा समय है जब ये सत्ता से बाहर रहे। 2019 के बाद वो छटपटाहट और बढ़ गई, 24 के बाद छटपटाहट और बढ़ गई। तो इसका किसी भी तथ्य परक निष्कर्ष से कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहे ये कि बिगड़े दिल शहजादों के ठीक दिल है। की छटपटाहट और अकुलाहट है। 3 शहजादे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव, ये तीनों शहजादे जो आज मुद्दे ला रहे हैं, ये मुद्दे पिछले 2 चुनाव से कहीं भी टिक नहीं रहे। ये आते हैं और चले जाते हैं, इनका कोई भी मुद्दा देश में चल नहीं रहा है। 2 चुनाव में इसलिए बोल रहा हूँ, 2014 के चुनाव में सरकार यूपीए की थी और उसमें मुद्दा लाया था, एनडीए ने मुद्दा लाया था और वो जमकर वो मुद्दा चला था और बम्पर फार सिर्फ बीजेपी को 282 सीटें आई थी। और उसके बाद से विपक्ष में जब से ये आया यूपीए, उसके बाद उसका कोई मुद्दा नहीं चला और 2024 के पहले तो यूपीए से इंडी गठबंधन अपने दल का नाम रख दिया, लेकिन कोई मुद्दा नहीं चला। लेकिन 2014 के चुनाव की बात करेंगे तो उस समय जितने भी नेता थे, चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के हो, छोटे से छोटे या बड़े से बड़े नेता, सभी के सभी नरेंद्र मोदी के का प्रचार कर रहे थे। अब बोलेंगे कैसे सभी का सभी प्रचार करते हैं? एक छोटा से छोटा छुटभैया नेता भी जब मंच पे चढ़ता था 2014 के चुनाव में, तो नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना नहीं रहता था और जो भी क्रिटिसाइज करता था नरेंद्र मोदी का करता था, जबकि वो देश की राजनीति में पहली बार आए थे। उससे पहले वो गुजरात में थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे। लेकिन उनका इतना खौफ था कि प्रत्येक नेता, छुटभैया नेता तक भी सिर्फ उसी की बुराई करते थे और जिसका नतीजा ये हुआ कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी एनडीए की और उसके बाद से उन्हें हिला नहीं सकता है। हालांकि 2024 में कुछ सीटें कम हुई हैं, लेकिन यह एक परीक्षा है, इनकी सीटें कम नहीं हुई, विपक्ष का पक्ष का दोनों का परीक्षा है। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, एक नई डिबेट के साथ। लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।